नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों को जय हिंद। आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। आज का ये जो सेशन है आप लोगों के लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। टीआरई 4 के एग्जाम के नज़रिए से तो प्लीज़ आप लोग ये सेशन अंत तक जरूर अटेंड करना। आपको बहुत सारे नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज की क्लास का हम लोग पहला क्वेश्चन क्या कहता है। और इससे पहले हमने आपको 580 नंबर तक क्वेश्चन तक कंप्लीट करा दिए। आज हम देखते हैं 581 नंबर क्वेश्चन से। प्लीज़ उससे पहले आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको इस सेशन और हमारे द्वारा लाया गया जो कंटेंट है आज का अगर पसंद आए तो जरूर आप लोग अपनी इस वीडियो को बिना लाइक और बिना शेयर के बिल्कुल ना जाना। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है। कहता है AgBr का रंग क्या होता है। जो आपका AgBr होता है इसको हम लोग सिल्वर ब्रोमाइड भी कहते हैं। तो ये याद रखना, इसका पूछा गया रंग क्या होता है तो सफ़ेद होता नहीं है, नीला भी नहीं होता है और भूरा भी नहीं होता है। चलिए देखते हैं फिर आपके सिल्वर ब्रोमाइड का रंग होता कैसा है। चलिए एक्सप्लेन के माध्यम से समझते हैं चीज़ों को। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जवाब तो आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब कहता है जो सिल्वर ब्रोमाइड है इसका रंग आपको याद रखना है हल्का पीला होता है और यह क्रीम रंग का ठोस पदार्थ होता है। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। सेकंड पॉइंट देखते हैं क्या कहते हैं। यह जल में अविलेय होता है और इसके प्रकाश सुग्राही गुणों के कारण अक्सर फोटोग्राफिक फिल्म और कागज में इसका उपयोग भी किया जाता है। ये याद रखना कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जाता है। फोटोग्राफिक फिल्म और कागज में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहते हैं। प्रकाश के संपर्क में आने पर जो सिल्वर ब्रोमाइड है एक रासायनिक अभिक्रिया से भी गुजरता है जो काले चांदी के कणों का निर्माण भी करता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है आपका जो फोटोग्राफी की छवियां हैं उनका क्या होता है आपके विकास होता है। तो ये तीनों पॉइंट आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 582 नंबर आपसे क्या पूछता है। कहता है कि किसी तरल के दूसरे तरल में प्रसार के लिए उपयोग किए जाने वाला शब्द क्या है। तो याद रखना तरल के लिए दूसरे तरल प्रसार के लिए उपयोग किए जाने वाला जो आपका शब्द हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, जरूर याद रखना। इमल्सन इसको बोलते हैं हम लोग, इमल्सन। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं आखिर इमल्सन होता क्या है। कहता है कि इमल्सन जो है ये आपके दो या दो से अधिक अमिश्रणीय द्रव पदार्थों का मिश्रण होता है जहाँ एक द्रव दूसरे द्रव में छोटी बूंदों के रूप में क्या होता है आपके परिक्षेपित किया जाता है। सेकेंड पॉइंट इसका कहता है कि इमल्सन को इम्सीफायरों द्वारा स्थायी किया जाता है जो परिक्षिप्त अवस्था को एकजुट होने और निरंतर अवस्था से अलग होने से भी रोकने में क्या करते हैं आपकी सहायता करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है कि इमल्सन के उदाहरणों में अगर आपसे एक उदाहरण पूछे जाए कि आपके इमल्सन के उदाहरण कौन कौन से हैं तो दूध है और मेयोनीज हो जाएगा, सलाद हो जाएगा और ड्रेसिंग शामिल हो जाएंगे। ये सब आपके किसके उदाहरण हैं, इमल्सन के हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है इमल्सन का व्यापक रूप से भोजन, सौंदर्य और प्रसाधन और फार्मास्यूटिकल सहित विभिन्न उद्योगों में भी किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसका उपयोग हम लोग किस तरीके से करते हैं, किस रूप में करते हैं, इसके उदाहरण भी आप समझ गए होंगे। तो सारी प्रोसेस आप लोग इमल्सन के बारे में समझ गए होंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 583 नंबर क्या पूछता है आपसे। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है। तो इनमें से पूछा गया कि आपकी प्रतिक्रिया की दर को इन जो भी आपके ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से धीमा कौन करने का कार्य करता है। तो याद रखना इनमें से जो है ना तो विषम उत्प्रेरक करता है, ना तो उत्प्रेरक प्रवर्तक करता है, ना तो समान उत्प्रेरक। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, यानी प्रतिक्रिया की दर को धीमा इसमें से कोई भी नहीं करता है। चलिए इसका एक्सप्लेन। अब इसका ऑप्शन तो आपका ऑप्शन नंबर ई हो गया, लेकिन अगर एग्जाम में फिर से क्वेश्चन आए वहाँ पर ऑप्शन अगर आपके पास हो कि प्रतिक्रिया की दर को धीमा कौन करता है तो वहाँ पर आपका ऑप्शन होगा तापमान जो है ये आपके प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है। इसके अलावा आपका ऑप्शन हो सकता है अवरोधक। तो ये दो ऐसे हैं जो आपकी प्रतिक्रिया की दर को क्या करते हैं, धीमा करने का कार्य करते हैं। बाकी ये जो विषम उत्प्रेरक है या उत्प्रेरक प्रवर्तक है या समान उत्प्रेरक, ये सब क्या करते हैं, प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाने का कार्य करते हैं। ठीक है, अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं। कहता है कि विषमांगी उत्प्रेरक वह उत्प्रेरक होता है जो अभिकारकों से भिन्न चरण जैसे ठोस, तरल या गैस में होता है। विषम उत्प्रेरक एक सतह प्रदान करके काम करता है जिस पर अभिकारक उत्पादों के रूप में सोख सकते हैं, प्रतिक्रिया कर सकते हैं और फिर डिसोर्ब कर सकते हैं। इनका उपयोग आमतौर पर क्या है, प्रतिक्रियाओं को तेज करने के लिए किया जाता है। बस इतना सा याद रखना है, ना कि धीमा करने के लिए। अब देखते हैं सेकंड क्या कहता है। उत्प्रेरक जो प्रमोटर होता है, कहता है उत्प्रेरक प्रमोटर वे पदार्थ होते हैं जिन्हें उत्प्रेरक की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए थोड़ी मात्रा में मिलाया जाता है, लेकिन स्वयं के उत्प्रेरक नहीं होते हैं। वे उत्प्रेरक जो है गतिविधि को बढ़ाते हैं जिससे प्रतिक्रिया की दर कम होने के बजाय क्या होती है आपकी बढ़ जाती है। अब सजातीय उत्प्रेरक बचा हुआ है जो लास्ट है, इसको भी समझते हैं। कहता है कि सजातीय उत्प्रेरक अभिकारकों के समान चरण में होता है जो आसान बातचीत की अनुमति देता है और आमतौर पर तेजी से प्रतिक्रिया भी करता है।
या अभिकारकों के साथ मध्यवर्ती बनकर जो है प्रतिक्रिया होने के लिए कम सक्रिय ऊर्जा के साथ एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करने का काम करता है। कहता है इन विवरणों को ध्यान में रखते हुए सूचीबद्ध विकल्पों में से कोई भी आपकी प्रतिक्रिया की दर को धीमा नहीं करता है, इसके बजाय वे सभी जो है रासायनिक प्रतिक्रियाओं की दर को बढ़ाने से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 584 देखते हैं क्या कहता है, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहता है निम्नलिखित में से कौन लयोफोबिक कोलाइड्स के उदाहरण नहीं है। तो चलिए देखते हैं कौन से आपके जो है लयोफोबिक कोलाइड्स के उदाहरण नहीं होंगे। तो याद रखना जो आपका विलयन है ये आपके लयोफोबिक कोलाइड्स का उदाहरण नहीं होगा, बाकी सारे आपके इसके उदाहरण हो जाएंगे। तो 584 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। कहता है द्रव प्रतिरोधी कोलाइड जिन्हें हाइड्रोफोबिक कोलाइडों के रूप में भी जाना जाता है। कोलाइडल प्रणालियों में क्या होता है, जिनमें परिक्षिप्त अवस्था में परिक्षेपण माध्यम के लिए बहुत कम या कोई समानता नहीं होती है। दूसरे शब्दों में क्या होता है कि कोलाइडल जो है कण विलायक द्वारा आसानी से आर्द्र या स्थायी भी नहीं होते हैं। कहता है द्रव प्रतिरोधी कोलाइड के उदाहरणों में धातु सल्फाइड भी शामिल होते हैं। धातु क्या होते हैं, जो सल्फाइड के कोलाइडल होते हैं उनके परिक्षेपण जैसे कि आर्सेनिक हो गया या कैडमियम हो गया, और द्रव प्रतिरोधी कोलाइड होते हैं जो जल में खराब विलयता प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है इसलिए क्या होता है NaCl विलयन द्रव प्रतिरोधी कोलाइड का उदाहरण नहीं है। ये बात आपको याद रखनी है सारी, ठीक है। अब देखते हैं 585 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है। कहता है सार्पसन का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो चलिए देखते हैं आपके जो सार्पसन का उदाहरण हो जाएगा वो इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो सबसे पहला है सिलिका जेल में पानी, पानी में स्पंज और स्याही में डूबी हुई रुई। तो इनमें से आपके पूछा गया है सार्पसन का उदाहरण कौन सा है। तो याद रखना है इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्याही में डूबी हुई रुई जो होती है ये आपके सार्पसन का उदाहरण हो जाएगा। बाकी आपके कोई भी इसका जवाब सही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेन पढ़ते हैं। कहता है शोषण वह प्रक्रिया है जिसमें अवशोषण और आद्रोहण एक साथ होते हैं। शोषण एक सामूहिक शब्द है जिसका उपयोग उस प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिसके द्वारा पदार्थों को सतह पर या किसी अन्य पदार्थ की संरचना के भीतर अधिशोषित या अवशोषित किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो आपका अधिशोषण या अवशोषण है ये आपकी दोनों प्रक्रियाएं इसमें शामिल होती हैं। अब क्या कहता है, जो स्याही में डूबी कपास में दोनों प्रक्रियाएं हो सकती हैं। जैसे कपास के रेशे जो है स्याही को भी अवशोषित करता है और इसे रेशों की आंतरिक संरचना भी खींचते हैं। क्या करता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है इसे जो है रेशों की आंतरिक संरचना में खींचते हैं और स्याही के अणु जो है रेशों की बाहरी सतह पर भी क्या होते हैं आपके चिपक सकते हैं। इसलिए जो है स्याही में डूबी हुई रुई जल का शोषण होता है। जो भी आपकी स्याही में डूबी हुई रुई होगी उस पर क्या होगा, आपके जल का शोषण होता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो इस तरीके से 585 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 86 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सीधे लोगों के उपचार के लिए कभी उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो ये आपका विसंक्रमक ऐसा उपचार है जो आपके सीधे लोगों के लिए कभी भी उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेन समझते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 586 का। कहता है कीटाणुनाशकों का सीधा उपयोग मनुष्यों के लिए नहीं किया जाता है। इनका उपयोग जो है फर्श हो गया, दीवारों हो गया, काउंटर टॉप हो गया जैसी सतहों पर सूक्ष्म जीवों को मारने या निष्क्रिय करने के लिए किया जाता है। इन संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए निर्जीव वस्तुओं और सतहों पर उपयोग करने के लिए डिजाइन भी किया गया है। तो याद रखना इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 587 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है लुईस का उत्पत्ति निम्नलिखित में से किसके व्यवहार को समझाती है। तो देखते हैं जो आपके लुईस की उत्पत्ति है आपके किसके व्यवहार को समझाती है, ऐसा पूछा गया है। तो याद रखना सबसे पहले इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो चलिए देखते हैं आखिर कौन कौन से हो जाएंगे। सबसे पहले आपका क्षारक हो जाएगा, ठीक है। क्षारक के अलावा जो आपके लुईस की अवधारणा में हो इसका अदर जो है, तो इसमें आपका जो ऑप्शन ए है क्षारक, और इसके अलावा प्रोटोनिक अम्ल, ये जो है आपके लुईस की अभिधारणा के क्या हो जाएंगे, आपके ये एक हिस्सा है लुईस के सिद्धांत का, ठीक है। तो याद रखना इसीलिए इसका जवाब उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए एक्सप्लेन पढ़ते हैं, वहाँ से सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। कहता है लुईस की अभिधारणा अम्ल और क्षारक के लुईस सिद्धांत का हिस्सा है।
प्रोटॉन अंतरण के बजाय इलेक्ट्रॉन युग्म विनिमयों के क्षारक पर अम्ल क्षारक अभिक्रियाओं का क्या करते हैं, वर्णन भी करते हैं। सेकंड पॉइंट आपसे कहता है यह सिद्धांत एक लुईस अम्ल को एक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही के रूप में भी और एक लुईस क्षारक को एक इलेक्ट्रॉन युग्म दाता के रूप में परिभाषित करता है। क्षार अक्सर जो है लुईस क्षारक के रूप में भी आपके कार्य करते हैं। ये तीनों बातें आपको 1 से 2 बार जरूर पढ़ लेना है। अब देखते हैं 588 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है तटस्थीकरण प्रक्रिया का उल्टा क्या होता है। तो याद रखना जो आपकी तटस्थीकरण प्रक्रिया होती है तो इसका उल्टा पूछा गया है। तो इसका उल्टा जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो याद रखना अपघटन। आपकी तटस्थीकरण प्रक्रिया का उल्टा होता है क्या, अपघटन। चलिए इसका एक्सप्लेन पढ़ते हैं ताकि आपको चीज़ें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो ऑप्शन नंबर उसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहता है उदासीनीकरण एक रासायनिक अभिक्रिया है जहां अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करके पानी और लवण बनाते हैं। जल अपघटन एक ऐसी अभिक्रिया है जहां पानी एक यौगिक को तोड़ता है। अक्सर उदासीनीकरण अभिक्रिया के उत्पादों को भी उलट देता है। ये जरूर याद रखना है सारे पॉइंट आपको। 589 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है। तो द्वितीयक प्रदूषक आपका इनमें से कौन सा हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। तो याद रखना इनमें से जो आपका द्वितीयक प्रदूषक है वो आपका इनमें से कोई नहीं है। इस क्वेश्चन का जवाब आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अब आखिर है कौन द्वितीयक, तो जरूर याद रखना जो आपके द्वितीयक प्रदूषक होते हैं, एक याद रखना है ओजोन हो जाएगा आपका O3 और इसके अलावा पेन हो जाएगा PAN याद रखना। ये दो जो हैं आपके द्वितीयक प्रदूषक के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसका एक्सप्लेन भी समझ लेते हैं क्या है द्वितीयक प्रदूषक और प्राथमिक प्रदूषक। आज के बाद आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी अगर आपने ये एक्सप्लेन अच्छे से ध्यान से देख लिया। कहता है प्राथमिक प्रदूषक क्या होते हैं, ये वे प्रदूषक हैं जो किसी स्रोत में सीधे उत्सर्जित होते हैं। जैसे आपका CO2 हो गया, HF हो गया और CO हो गया। HF को हम लोग हाइड्रोजन फ्लोराइड भी कहते हैं और CO को हम लोग आप लोग जानते होंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। यहीं पर अगर O2 लगा देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है आपको। ठीक है, द्वितीयक प्रदूषक को समझते हैं। ये वे प्रदूषक होते हैं जो सीधे हवा में उत्सर्जित नहीं होते हैं। ये आपके सीधे प्राथमिक जो होते हैं ये उत्सर्जित हो जाते हैं सीधे हवा में, ये नहीं होते हैं, बल्कि प्राथमिक प्रदूषकों और हवा के अन्य घटकों के बीच रासायनिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से ये वायुमंडल में बनते हैं। उदाहरण आपका ओजोन हो गया और इसके अलावा पेन हो गया आदि। अब क्वेश्चन नंबर 590 देखते हैं क्या कहता है। कहता है क्वेश्चन नंबर 590 यदि कोई रोग गैर मानव जानवर से मानव में फैलता है तो इसे क्या कहते हैं। तो इसे जो है हम लोग पशुजन्य रोग कहते हैं। चलिए इसका एक्सप्लेन पढ़ते हैं क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। पशुजन्य रोग उन संक्रमणों के कारण होते हैं जो गैर मानव जानवरों से मनुष्य में फैलते हैं। ये रोग वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी और कवक सहित विभिन्न रोग जनकों के कारण हो सकते हैं। 591 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछता है वायु प्रदूषण का प्रभाव मुख्यतः निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है। तो याद रखना जो आपके वायु प्रदूषण का प्रभाव है मुख्यतः पत्तियों पर पाया जाता है। इसको एक्सप्लेन के माध्यम से चीज़ों को समझते हैं। कहता है वायु प्रदूषण मुख्य रूप से पौधों के उन हिस्सों को प्रभावित करता है जो हवा के संपर्क में आते हैं। विशेष रूप से पत्तियां हो गई जो प्रकाश संश्लेषण और गैस विनिमय में शामिल होती हैं। सेकंड पॉइंट आपसे कहता है प्रदूषक गैस विनिमय के लिए उपयोग किए जाने वाले छोटे छिद्र रंध्रों के माध्यम से पत्ती के उत्तकों में प्रवेश कर सकते हैं। यह प्रकाश क्या होता है, संश्लेषण में हस्तक्षेप कर सकता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन और ग्लूकोज के रूप में क्या करते हैं, आपके परिवर्तित करते हैं। 592 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहते हैं। तो याद रखना इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को अगर एग्जाम में पूछा जाता है क्या कहते हैं तो जरूर आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है TRE 4 के एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो याद रखना इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को हम लोग जो है विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इसके सारे पॉइंटों को डिस्कस करते हैं। विद्युत धारा को विद्युत आवेश के प्रवाह के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसमें किसी चालक जैसे धात्विक तार के माध्यम से इलेक्ट्रॉन की गति होती है और विद्युत धारा का मात्रक जरूर याद रखना है एम्पियर होता है। 593 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछते हैं, कहता है सापेक्ष घनत्व की सही इकाई चुनें। तो याद रखना जो आपका सापेक्ष घनत्व होता है इसकी सही इकाई अगर एग्जाम में पूछी जाती है तो आपको याद रखना है इसकी कोई भी इकाई नहीं होती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सापेक्ष घनत्व की कोई भी इकाई नहीं है। तो इस तरीके से 593 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक्सप्लेन देखते हैं। सापेक्ष घनत्व जिसे विशिष्ट गुरुत्व के रूप में भी जाना जाता है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सापेक्ष घनत्व को किस अन्य नाम से जानते हैं तो याद रखना इसको हम लोग विशिष्ट गुरुत्व के रूप में भी जानते हैं। किसी पदार्थ के घनत्व और संदर्भ
पदार्थ के घनत्व के अनुपात को मापने आमतौर पर तरल और ठोस पदार्थों के लिए 4 डिग्री सेल्सियस पर, पानी और गैसों के लिए हवा का उपयोग किया जाता है। चूँकि यह 2 घनत्वों का अनुपात है, इकाइयाँ रद्द हो जाती हैं, जिससे सापेक्ष घनत्व एक विमाहीन मात्रा बन जाता है। अब देखते हैं 594 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। यदि कपूर को खुले बर्तन में रखा जाए तो उसकी मात्रा घटती रहती है, या इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं। तो जब कभी भी आप कपूर को अगर खुले बर्तन में रखेंगे तो उसकी मात्रा जो है कम होती जाती है। अब इस घटना को हम लोग किस रूप में जानते हैं, इसको आप लोगों को पता होना चाहिए। घटना आपके दैनिक जीवन की ही संबंधित है, तो याद रखना इसको हम लोग किस घटना के रूप में जानेंगे। तो 594 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आपका हो जाएगा ऊर्ध्वपातन के रूप में इसको हम लोग जानेंगे इस घटना को। तो चलिए इसका एक्सप्लेन पढ़ते हैं क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कहता है ऊर्ध्वपातन किसी पदार्थ का तरल चरण को उपपथन करते हुए सीधे ठोस से गैस चरण में संक्रमण है। कपूर एक ऐसा पदार्थ का एक सामान्य उदाहरण है जो सामान्य वायुमंडलीय परिस्थितियों में ऊर्ध्वपातन से गुजरता है। ठीक है, आज की क्लास में आप लोगों के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए आप सभी लोगों से राधे राधे। पढ़ते रहिए, अच्छे से मेहनत करते रहिए।